मेरे को नया बिजनेस करना है, मेरे लिए जीएसटी लेना जरूरी है। देखिए, आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा क्योंकि 20 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब तो 20 लाख तक, और गुड्स में है तो 40 लाख तक। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। सर, एक छोटा दुकानदार या छोटा बिजनेसमैन जीएसटी लेने से क्यों डरता है? मैंने जीएसटी के नाम से ही डरता है। ऐसा तो क्या हो गया? देखिए, दुनिया में अगर आप देखें, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है पुराना, कि फैक्ट और परसेप्शन में हमेशा अलग रहता है, अलग चीज़ें होती है। तो अगर इंडिया में कहीं भी बिजनेस करें, इसकी यहाँ की सप्लाई की क्रेडिट आपको वहाँ भी मिले। जीएसटी जब आया था तब ऐसा कहा जाता था कि ये मैंने इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होगा। जी हाँ जी। एक एक्सपर्ट, आप कंसल्टेंट, आप क्या मान रहे हैं, जीएसटी गेम चेंजर बना है? तो जीएसटी जब लाया गया तो थ्योरेटिकली बहुत बढ़िया बनाया गया इस चीज़ को कि लाया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा गेम चेंजर। मौत और टैक्स आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। एक बिजनेसमैन के लिए जीएसटी का कंप्लायंस आज सबसे इम्पोर्टेंट बन गया है। आज का पॉडकास्ट उसी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो टैक्स लिटरेसी से अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज हमारे साथ राजकोट के फेमस कंसल्टेंट जुड़ेंगे जो टैक्सेशन से जुड़ी सारी बातें डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप आज स्पेशली राजकोट से हमारे लिए ये पॉडकास्ट में आए हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपके बारे में ही जानेंगे कि मैंने सुना है आप सर्विस टैक्स, कस्टम्स और एक्साइज के सुपरिटेंडेंट रहे हुए हैं। उसके बाद आपने वीआरएस लिया और काफ़ी सालों से खुद की कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो थोड़ी स्टोरी आपकी बता दीजिए, माने आपकी प्रोफाइल कैसे रही है? नहीं, आपने सही कहा कि मैंने 92 में कस्टम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उस समय सर्विस टैक्स नहीं था, वो 94 से आया, इसीलिए। और फिर 2012 में मैंने वीआरएस लिया। उसका पर्पस भी यही था कि थोड़ा लोगों को गाइडेंस दें। अच्छा। तो और थोड़ा एजुकेशन एकेडमिक्स में जाएं, इसलिए मुझे थोड़ा लोगों को सिखाने की, ट्रेनिंग देने में भी थोड़ा अच्छा लगता था मुझे। अच्छा। तो वो चीज़, इसलिए मैंने जॉब छोड़ कर किया और पिछले 2012 से 13 ईयर तक अभी पूरा हो गए हैं लगभग। अच्छा, तो मैं लोगों को नहीं, अच्छी बात, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमको जी। एक ब्यूरोक्रेट से भी बात कर रहे हैं और कंसल्टेंट से भी जी हाँ, बात कर रहे जी हैं। हाँ। कोई आपकी बातों में बिटवीन द लाइंस काफी चीजें हाँ, हमको उसको नई भी, बोलते हैं ना, दोनों साइड की चीज़। दोनों साइड की चीजें समझ में आएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि मेरे को नया बिजनेस करना है, मेरे लिए जीएसटी लेना जरूरी है? देखिए, आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो जीएसटी अगर आप लेना जरूरी कंपलसरी ऐसा नहीं है, क्योंकि 20 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन लिमिट है। मतलब अगर आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है, मान लीजिए कि आप सर्विस सेक्टर में है तो 20 लाख तक, और गुड्स में है तो 40 लाख तक। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ओके। वैसे अच्छा। कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी होता है। जी। उस 4-5 लिस्ट है, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ, रिवर्स चार्ज में अगर आपको भरना आता है तो, अच्छा। कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं, या इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई है तब वो कंपलसरी है। अच्छा। इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस कि कैसा है और कहाँ सप्लाई हो रहा है। ओके। तो फिर आपको देख के, पर हाँ, ऐसा कहना चाहिए कि अगर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम उसी पे काम कर रहा है। सही है। अगर आपने नंबर नहीं लिया है ना तो यू बिकम ऑड मैन आउट। यस, या काफी सारी कंपनियों के लिए आप ब्लैक लिस्ट जी होते हैं। हाँ, नहीं, वेंडर के लिस्ट में वो ऐड ही नहीं करते हैं अगर आपके पास नंबर नहीं है जीएसटी का तो। राइट, राइट। सर, एक छोटा दुकानदार या छोटा बिजनेसमैन जीएसटी लेने से क्यों डरता है? मैंने जीएसटी के नाम से ही डरता है। ऐसा तो क्या हो गया? देखिए, दुनिया में अगर आप देखें, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है पुराना, कि फैक्ट और परसेप्शन में हमेशा अलग रहता है, अलग चीज़ें होती है। राइट। फैक्ट कुछ और है, परसेप्शन कुछ और होता है। करेक्ट। फैक्ट क्या है कि जीएसटी क्यों लाया गया? जी। ताकि सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हो। बिल्कुल। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बिजनेस करें तो इसकी, यहाँ की सप्लाई की क्रेडिट आपको वहाँ भी मिले। फाइन। यस। ये फैक्ट है, देखा जी, जाए। जी, पर्पस जी। यही था। जी, जी। परसेप्शन क्या है कि जीएसटी બહુ અઘરું છે, એમાં એડવોકેટ કન્સલ્ટન્ટ સીએ રાખવું જ પડે આપણે, तो ये महंगो पड़ी जाए, मतलब वो हमको नहीं पोसाएगा। सही या है। कुछ भी मिस्टेक मेरे से अगर हो गई तो इसके लिए मुझे वो पेनल्टी, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। आगे अगर बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया तो मैं उससे बड़ी मुसीबत में, जैसे अरेस्ट वगैरह भी हो सकता हूँ, तो एक डर हो जाता है।
और सेकंड थिंग, सोसाइटी में भी क्या है ना कि निगेटिव चीजें ज्यादा दिख के रहती हैं, पेपर में पढ़ने से या आसपास के जान के कि उसकी यहाँ रेड हो गई, उसने ये गलत काम किया था, ये सब मिल के थोड़ा डर है। पर यही ये परसेप्शन है। करेक्ट। पर परसेप्शन से फैक्ट की ओर जाने की ही जो यात्रा है ना, वही बिजनेस में सही बात है, सही बात है सर। सर, जीएसटी जब आया था तब ऐसा कहा जाता था कि ये माने इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होगा। जी हाँ जी। आज 7 साल अबाउट टू कंप्लीट हो रहे हैं, अपन 17 से आज तक की बात है गिने तो। आपको, आप बीइंग एक एक्सपर्ट, आप कंसल्टेंट, आप क्या मान रहे हैं, जीएसटी गेम चेंजर बना है, अभी तक बन सका है? मेरा तो ये डाउट है। नहीं, तो मैं आपकी बात से ऐसा नहीं कहूँ कि पूर्णतया ये नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सहमत हूँ आपसे जी। उसके बहुत कारण भी है देखा जाए तो। कि देखिए, किसी भी चीज का एक होता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, राइट, कि इसको ऐसे किया जाएगा। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में कि आप सोचते हैं कि जो हमारे घर में छोटी सी शादी है, तो ऐसे ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसी सजावट होगी, ऐसे बारात आएगी। तो जब आती है उसके बाद ही दौड़ शुरू होती है ना, ये भी रह गया था, ये भी छूट गया था। तो जीएसटी जब लाया गया तो थ्योरेटिकली बहुत बढ़िया बनाया गया इस चीज को कि लाया जाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा गेम चेंजर है ये। ठीक है। और धीमे धीमे जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो चूंकि इतना विशाल देश, सबका अलग अलग फैक्ट, परसेप्शन, सोचने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, उस सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना इतना इजी भी नहीं था। बराबर है। तब जब शुरू हुआ तो बोलते हैं इसको टीचिंग प्रॉब्लम जो होते हैं वो शुरू हो गए। सही। अब दूसरा चीज क्या था कि पूरा का पूरा ये सिस्टम एक कॉमन पोर्टल पर काम करेगा। राइट, सिंगल पोर्टल काम करेगा सब कुछ। जी। तो शुरू में क्या थी, उसकी अलग ही कुछ खामियां थी। जैसे कि वो हर जगह, छोटे छोटे गांव में तो कोई नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, ये सब समस्याएं थी। इस कारण से तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जब जैसे जैसे उस चीज को देखते गए वो लोग, वैसे वैसे छूट या चेंज करते चले गए। बराबर है। उसके इससे क्या हो गया, हाँ जी हाँ, उससे क्या हुआ कि जो मेन थीम था उससे कुछ डाइल्यूट हो गया ये चीज। अच्छा। तो लोग आके जैसा उसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन, ऐसा ठीक है ऐसा कर दो। जैसे कि रिटर्न की बात करें, 3 रिटर्न, जीएसटीआर 3 था, बहुत बड़ा नहीं होगा, 3B 2 रहने दो, अभी नहीं लोग समझ रहे हैं, तो उसको एक्सटेंड ही कर दिया। इस तरह से करके धीमे धीमे करते गए। और इसी बीच में आपको पता है वो 3 साल 2.5 साल लोग कोरोना में लोग तकलीफ में पड़ गए, कोविड का पीरियड आ गया इस तरह से। जी। फिर उसके बाद आया, अब धीमे धीमे नेटवर्क में सुधार हुआ है, पोर्टल में सुधार हुआ है, पर फिर भी क्यों कि पोर्टल जो एक मशीन है और लॉ जो बनाने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले दे आर ह्यूमन बींग्स। उन दोनों का मैच अभी नहीं हो पाया पूरे। नो डाउट, मैं अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 80% पहुंचे हुए हैं। तो ये चीज रहा। सेकेंड थिंग होता है भाई माइंडसेट, व्यापारी का भी और गवर्नमेंट का भी। और गवर्नमेंट में भी क्या है सर, 2 तरह के डिपार्टमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को दिया गया है। 50% उसका काम है, 50% सेंट्रल का काम है। अच्छा। लेकिन दोनों का जो पीछे से जो उनकी पद्धति है काम करने की, इस कारण से एक बहुत बड़ी चीज है कि सर दोनों के माइंडसेट में, काम करने के सिस्टम में बहुत फर्क है। ये बोलते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स है, पर 2 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर वर्किंग। इस कारण से बहुत जगह, हाँ जी, गवर्न बाय 2 एजेंसीज जी। ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब बातें नॉर्मल कोर्स में बहुत सुनते हैं, थोड़ा इसका समझाइए। ये सारे माने जीएसटी में भी अलग अलग ये डेफिनेशन क्यों रखी गई है? इसमें ऐसा देखिए सर कि इंडिया जो है, इसका जो अपना सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर में है। इसमें सेंट्रल के पास भी कुछ पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। अगर आप बहुत पुरानी बात करें जी, तो सेल्स ऑफ गुड्स का जो पावर था, सेल्स ऑफ गुड्स, वो सिर्फ स्टेट्स के पास होता था वेट के टाइम में। हाँ, जिसको वेट बोलते हैं, उसके पहले सेल्स टैक्स बोलते हैं। यस। पर जो मैन्युफैक्चर जो होगा, एक्सेप्ट अल्कोहल की बात करें तो इट वाज असाइन्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा। इसी तरह से सर्विस सेक्टर, जिस पर आप बोलते हैं सर्विस टैक्स लगेगा, वो भी पूरा का पूरा सेंट्रल के पास ही था। राइट। इसमें राइट। तो लेकिन फिर इसके बाद काफी इसमें डिस्कशन हुआ, तो ये पता है कि कोई भी स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसका एक रेवेन्यू का एक सिस्टम होता है। तो कोई भी उसका मेन चीज क्या रहता है कि कोई भी सिस्टम आए, जो भी आए, तो मेरा रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। सही है। इस पे काफी डिलिब्रेशंस हुए। इस कारण से सबने मिलकर तय किया कि ठीक है, अच्छा, अगर स्टेट के अंदर में कोई भी सप्लाई होगा, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का होगा, तो जो भी रेट होगा उसका 50% विल गो टू सेंट्रल एंड 50% विल गो टू स्टेट। इसका मतलब अगर 18% इज द रेट ऑफ ड्यूटी, तो सेंट्रल जीएसटी जो सेंटर के पास जाएगा, जैसे सेंट्रल जीएसटी
अच्छा 9%, एंड 9% स्टेट के पास जाएगा, स्टेट जीएसटी। अच्छा, माने आप विद इन स्टेट कुछ भी सेल करते हो तो उसमें आपको दो टैक्स लगाने हैं, हाँ, और सेंट्रल एंड दोनों का प्रपोर्शन भी 50%, आधा आधा है। यस यस 50। अच्छा, और आईजीएसटी? आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट ऐसा रहा कि इट इज बिटवीन, ये कब लगेगा जब इंटर स्टेट आपका सप्लाई है। राइट। उसमें भी दो कॉन्सेप्ट है। जी। अब वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड को भी हम एक दूसरे कंट्री को स्टेट मानते हैं। बराबर। जैसे कि अगर गुजरात में हम बैठे हैं, गुजरात से हमने माल सप्लाई या सर्विस महाराष्ट्र किया, मध्य प्रदेश किया, बिहार किया, पंजाब किया, तो वो इंटर स्टेट हो गया वो, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। अच्छा, वैसी वर्षा। इसी तरह से अगर हम इंडिया से माल भेज रहे हैं अमेरिका, जी। दुबई, सिंगापुर एक्सपोर्ट जब कर जा रहे रहा है, हाँ, जी। तो वो भी इंटर स्टेट माना जाएगा, वहां भी आईजीएसटी ही लगेगा अगर भर रहा है तो। अच्छा सेम अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर जी जी वहां से आ रहा है, जी। तो कस्टम्स ड्यूटी के अलावा एक और टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं आईजीएसटी, जो उसी गुड्स का इक्विवेलेंट टैक्स जो इंडिया में लगता है उसके बराबर लगाना पड़ता है। अच्छा, जी। तो वो गुड्स वापस अगर यहाँ पे लोकल सेल होगा तो अगेन उस पे टैक्स तो लगना ही है। नहीं एक बार जी। आपने इंपोर्ट पे आईजीएसटी भर दिया, जी हाँ, फिर आपको विद इन स्टेट या इंटर स्टेट उसको हाँ, सेल करना है। अगर आपने उसको एज इफ बेच दिया मान लीजिए, जी जी या रॉ मटेरियल है तो फिर नया गुड्स बनेगा, जी जी, फिर हाँ, सेल होगा तो उसमें वो सब्ज्यूम हो गया, कंज्यूम हो गया। फिनिश प्रोडक्ट बन अगर के आपने सीधे मान लीजिए कोई भी एक्स आइटम आपने इंपोर्ट किया, जी तो आपने इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी भर के आप ले आए, फिर आपको अगर दूसरा सप्लाई लोकल या इंटर स्टेट करने का है, तो जो भी अप्लीकेबल रेट होगा इसी में, अगर स्टेट की विधि है तो CNS, और बाहर है तो आई लगेगा। अच्छा सर, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये वर्ड बार बार मैं सुनता हूँ, अखबारों में भी बार बार ये सुना जा रहा है कि भाई आप अगले के इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले को नहीं मिली है, कोई लिटिगेशन में गया है, कोई कंप्लायंस में बैठा है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले तो ये समझाइए हमारे व्यूअर्स को है क्या, और इसके माने इसके कंप्लायंसेस क्या क्या हो सकते हैं अगर इसको आपने प्रॉपरली इसको मैच नहीं किया तो। देखिए क्या है, अगर आप देखें तो पूरी जीएसटी की आत्मा है ना, ये क्रेडिट पर ही टिकी हुई है। अच्छा, पूरी की पूरी। वो थोड़ा डिटेल में हाँ, समझाइए। मतलब उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये इसको ऐसा समझे कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम कोई चीज नहीं होती, ओके, तो आपको नहीं होती मान लीजिए आप, करते हैं तो क्या हुआ कि हमने कोई एक आइटम खरीदा किसी से, मैं अभी सर्विस की बात, गुड्स समझ में ज्यादा पड़ता है, जी, जी। एक सामान लिया हमने, वो 100 रुपए का था, उसके ऊपर 12% जीएसटी लग जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको कितने में पड़ा? वो 112 में पड़ा। 112 अब आप उसको 150 में बेच रहे हैं मान लीजिए, ठीक तो है। 150 के इंटू 12 करके बेचना पड़ेगा आपको, जी तो ये खर्च बढ़ रहा है। जी जी। सेकंड, कि जो इस 112 में जो 12 रुपया था वो टैक्स था, उसके ऊपर फिर टैक्स लग रहा है, तो हाँ, डबल टैक्सेशन हुआ। जी तो इन दोनों चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ही उन्होंने एक सिस्टम लगाया। हालांकि कोई नई सिस्टम नहीं है, ये पहले वैट में भी हाँ, था वैल्यू एडेड टैक्स और में कस्टम्स मतलब सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में भी था। माने जहाँ जहाँ वैल्यू ऐड हो रही है हाँ उसको हाँ कंसीडर हाँ, करना तो वही है कि तो कि जो भी आपने इनपुट्स लिया है आपने, चाहे वो इनपुट गुड्स हो या इनपुट सर्विस हो, जब आप आउटपुट लगा रहे हैं गुड्स या सर्विस में, उस बिजनेस फर्दरेंस और बिजनेस में जो भी चीज यूज हुआ है उसकी क्रेडिट आपको मिलती है, मतलब सेट ऑफ। अब जैसे कि आपको ने एग्जांपल दिया जी 112 वाला, यस 100 रुपये का चीज था, जी तो 100 रुपये आपकी कॉस्ट पड़ी, राइट 12 रुपीज आपको जमा मिलेगा एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, तो ठीक है, मैं समझ अब रहा आप हूँ 150 का सामान बेच रहे हैं, जी यू आर पेइंग 180 नाउ, डेफिनेटली या तो ये जो रुपया आ रहा है, मतलब बीच का जो पैसा आ रहा है ना, वो जमा कर दिए, जो बचेगा वही आपको पेमेंट करना है, तो सेट ऑफ हो गया उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अब वो तो आप रिकवर करने वाले हैं, जी जी हाँ तो क्या हो गया, इससे फायदा क्या होता है बताऊं, क्यों रखा गया? एक तो कॉम्पिटिटिव प्राइस भी आप दे सकते हैं, पर आईटीसी मिलेगा कब? जब आपने जीएसटी का आपके पास नंबर हो तभी मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। right. इससे क्या होता है कि आपको एक एज मिलता है, दोज हू आर अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अच्छा, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो आपको वो तो आपके कॉस्ट में ऐड हो रहा है, सही यहाँ है तो आपको सेट ऑफ मिल रहा है, इस चीज का सही है फायदा मिल रहा है, ये चीज सही है। अब कोई भी चीज अगर सरकार बेनिफिट दे रही है, मतलब आपका टैक्सेशन का बर्डन कम कर रही है, तो कुछ ना कुछ कंप्लायंस तो होंगे ही होंगे, सही है हाँ हाँ है ना, हाँ, माने आपको ऑन पेपर सारी चीजें रखनी है, रखनी भी और प्रूव भी करनी है, तो ये सारी चीजें पोर्टल से ही प्रूव हो जाएगी। आपने पोर्टल पे सब कुछ चढ़ा दिया, ऑटोमेटिक माने इसकी गिनती हो जाती है, सब कुछ पोर्टल बेस्ड चीज। छोटा व्यापारी अभी ये भी सोच रहा है कि भाई हम जीएसटी लेंगे तो उसके बाद उसके माने इसकी अकाउंटिंग से लेके सारे जो भी सीए के खर्चे वगैरह बहुत रहते हैं, तो माने
आप कुछ कोई ऐसे एक दो टूल हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई छोटा व्यापारी हो तो अपनी अकाउंटेंसी इजीली कोई ऐसे कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो या ऐसी कोई पद्धति हो जिसमें उसकी ये कॉस्ट कम हो जाए, ऐसे कोई टूल्स अगर आप सजेस्ट कर पाए। अगेन मैं बताऊँ फिर फैक्ट एंड परसेप्शन, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा। परसेप्शन ऐसा है पर इतना महंगा नहीं है। अच्छा। एक्चुअली मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर दूं कि मैं कंप्लायंस का काम नहीं करता। राइट। आई एम ओनली इन लीगल साइड। यस। जैसे सुको नोटिस का रिप्लाई बनाना हुआ, बिल्कुल। अपील्स हुई, इसी लिटिगेशन मैनेजमेंट में मेरा लिटिगेशन वो मैं नहीं करता आपकी हूँ। यूएसपी है। फिर भी मुझे पता है कि वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। शुरुआत में था बट अच्छा। अभी बहुत ज्यादा इतना महंगा नहीं पड़ता है। अच्छा। आप भी एज ए बिजनेसमैन आपको अंदाज होगा इस जी चीज का। जी जी जी। सेकेंड थिंग, बीच में था कि भाई जीएसटी में ऑडिट करेंगे तो उसका थोड़ा चार्ज ज्यादा होता था, उसको गवर्नमेंट ने निकाल दिया। अच्छा, जीएसटी ऑडिट हैज बीन हाँ, रिमूव्ड। वो टर्न ओवर कर दिया उन्होंने। मतलब अच्छा, अपनी बात की छोटे लोगों की, उसको हटा दिया उन्होंने अच्छा। कि आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो वो कॉस्ट में निकल गया। जो मन में आपके क्वेश्चन है वो सबके मन में था, सरकार के पास भी गया, अच्छा। इसीलिए रहता है। बराबर। फिर भी मैं बताऊं, मैं कंप्लायंस में लेके मैंने लोगों से सुना है जी। कि काफी ऐसे टूल्स है। पहले तो गवर्नमेंट ही ऐसे हेल्प सेंटर खोल के रखी है। अच्छा। आपको बहुत जगह आप जाओगे तो है, लेकिन लोगों को इतना शायद पता नहीं है, या उनको एक परसेप्शन फिर होता है कि पता नहीं वहाँ काम सही होगा कि नहीं होगा। सेकंड थिंग, वहाँ जो काम करेगा वो सिर्फ मुझे किसमें हेल्प करेगा कि आप इसमें अपलोड कर दो। तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है कि सर इसमें क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, क्या रेट होगा, या इसका क्लासिफिकेशन कोड क्या होगा, वो बता पाएगा कि ना बता पाएगा। उसके मन में ऐसा शंका, संशय तो रहता ही है, इसलिए जाते हैं। फिर भी ऑप्शन है इसके अंदर में। अगर आपको शुरुआत में मान लो लग रहा है कि आप छोटा काम करने का है, इतना टफ चीज़ नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कर रहे हैं। फिर भी अगर आप कहें कि मैं किसी का प्रमोट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप एक जोहो करके सुनते एक अच्छा है, जो ये सब जो फ्री साइट की बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक व्यापार है, अच्छा। क्लियर टैक्स है, इन सब में आप अगर ले लीजिए तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से आपका काम हो जाता है। अच्छा। और इवन की जो सॉफ्टवेयर सब भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि छोटे व्यापारी को कितना महंगा लगेगा, पर कंपैरेटिवली बाकी दूसरों से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये चीज़। अच्छा। फिर भी हाँ, इसमें आगे नहीं चीज़ रहता है कि आप सॉफ्टवेयर पर जाते हैं अगर आना, तो चूंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी जो ह्यूमन एंगल का एडवाइस होता है वो तो उसमें कमी रहेगा ही रहेगा। वो गैप तो रहना ही है। तो ठीक है, शुरुआत में ऐसा हो तो छोटा काम है, कम ऐसा है तो शुरुआत करके, लेकिन उससे पूछ के करने में क्या आप आगे किसी बड़ी समस्या से बच जाते हैं। सही है। सर, अगर कोई टाइम पे जीएसटी रिटर्न भरना भूल जाता है तो उसके लिए फिर क्या तकलीफें हो सकती है या होती है? देखा जाए तो अगर उसको अगर सही शब्दों में कहा जाए, क्योंकि पूरा का पूरा जीएसटी है ना, वो चल ही रहा है रिटर्न के बेस पर। अगर आप तो अगर आप समय पर नहीं भरेंगे तो तकलीफ तो हो जाती है। पहली बात तो क्या है कि मान लो कि किसी कारण से रह गया, मतलब इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, रह गया तो इस पर एक फाइन लगता है। अच्छा। जितना डिले करते हैं पर डे। अच्छा। वो शायद अभी 50 रुपीज पर डे है। अच्छा। मैक्सिमम कैप भी है उसके अंदर में। जी जी। अब तो किसका कितना टर्नओवर है उसके हिसाब से। जी जी जी। अच्छा। दूसरा चीज है कि अगर आपने सही पर नहीं भरा तो क्या है, अभी का सिस्टम जीएसटी में क्या है ना, कि रिटर्न भरना जो है ना, वही आपका टैक्स पेमेंट का भी डॉक्यूमेंट है। अच्छा, माने इसके साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है कि राइट। 3B पे जितना आपको भरना था, जब आपने उसको चढ़ाया तो हम उतना टैक्स आपने पेमेंट किया। बराबर है। उसमें डिले का मतलब इंटरेस्ट आएगा फिर, क्योंकि आपने देर की टैक्स भरने में। बराबर है। पेनल्टी भी आ सकती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं तो। अच्छा। दूसरा, क्योंकि आप रिटर्न भरते हैं तो उसके बेसिस पर आपके सप्लाई पर आपके जो बायर्स है उसको जीएसटी का वो आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जी जी जी। तो आपकी तकलीफ से उसको भी तकलीफ पड़ सकती है। अच्छा। कि भाई इन्होंने जब भरा ही नहीं था तो तूने आईटीसी कैसे ले लिया भाई, क्लेम कैसे कर दिया। एक ये समस्या है। अच्छा। और अब मतलब टाइम देखते देखते जो सरकार को भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है, अब थोड़ा और भी उन्होंने टाइट किया है। अच्छा। कि आप अगर नहीं भर रहे हो तो अगला रिटर्न भरने नहीं देगा, एक छोड़ अच्छा। दिया है तो। क्या दूसरा कि हो सकता है कि वो आपका मतलब ब्लॉक ही कर दें क्रेडिट आगे पास ऑन करने का। ये भी इवन रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है। अच्छा। अगर कंटिन्यूअस कुछ पीरियड के लिए अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है। अच्छा सर, आपने पूरे चैनल की जो बात की कि एक व्यापारी रिटर्न नहीं भरता है तो उसकी पूरी चैनल को डिस्टर्ब होना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें अखबार में भी पढ़ते हैं और रोज़-बरोज़ के जीवन में देखते हैं कि फेक जीएसटी इनवॉइस का बिज़नेस बहुत ही बड़ा है। अपन इसको बोगस बिलिंग भी बोल जी सकते हाँ हैं। जी। तो जैसे मैं व्यापारी हूँ, मैं सही बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं कहीं से खरीद कर रहा हूँ, अगर अगला मेरे को फेक इनवॉइस दे रहा है, तो वो मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर माने मेरे पास वो तो कोई वो स्कैनर है नहीं कि मैं जी उसको हाँ। ढूँढ पाऊँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए?
देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन आई थिंक हमारे में, मेरे दिमाग में भी होगा, और जितने भी कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सबके दिमाग में ये चीज़ है। बराबर। इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट ने कुछ कुछ लाए हैं, बहुत तरह के ऐसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन मैं बताऊं इसको एक्सप्लेन करके क्यों। पहली बार देखा जाए कि अगर मान लीजिए कि आप ए से सामान खरीद रहे हैं, जी तो ए को तो आप जानते हैं जी कम से कम, बिल्कुल। उससे आपका रेगुलर जी जी बिजनेस चलता होगा, हाँ तो बिल्कुल, लेकिन तो आपको इतना भरोसा होगा कि ये व्यक्ति जो है सो दे रहा है। ठीक है। पर अब ए है, उसके पहले जेड है, उसके पहले एक्स है, अब पूरे चैनल में किसने गलती की वो तो आपको मालूम नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, नहीं आने बिल्कुल पड़ने वाला, बिल्कुल, कभी नहीं सही पड़ने। बात है। इसलिए पूरा एक जो है ना ये चेन है ये, तो इसमें क्या होता है, पूरे चेन में कहीं भी किसी ने गलती की, ये फेक इनवॉइस बना के दे दिया, तो शायद आगे वाले को, क्योंकि उसका रिलेशन होगा, उसको शायद मालूम पड़ सकता है, ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन आप जो लास्ट में जो चेन पे इनोसेंट लोग हैं, उसके पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई पता कर सकता है। अच्छा। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस पूरे जीएसटी सिस्टम का, कि दंड भी उन्हीं को दिया जा रहा है जिनको पता नहीं है और लास्ट में क्रेडिट ले रहे हैं। माने उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दी जाती है। अरे उनको बोलना, कहा जाता है कि आप इसको भरिए along with इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जी। तो ये जब आप लिटिगेशन में ऐसे माने मुद्दे लेके जाते हैं, ऐसे केसेस लेके जाते हैं, तो आपका माने साइड क्या रहता है, माने इसमें कैसे आप क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन दें? देखिए, पहली बात क्या होता है सर, देखिए एक एक्सपीरियंस भी चीज़ होता है। मैं तो पहले खुद जो भी मेरे पास आता है ना, मैं उसको खुद ही जज कर लेता हूँ, हाँ पता चल जाता है। बातचीत करते करते जी, जी, उसके जी, क्रॉस जी। क्वेश्चन करके, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि नहीं, ये अभी हमसे ऐसा भले कह रहा है कि सर वो खोटो हलवाई गयो न मैं कहीं भूल नत करी, वो भले वो कह रहा है जी ऐसी जी बातें हाँ, लेकिन कुछ जीएसटी के बारे में, कहीं ना कहीं लेकिन तो उसकी आ गलती। जाता है, तो ऐसे लोग को मैं मना कर देता हूँ पहली बात तो। अच्छा। लेकिन जो केस जेन्युइन होते हैं, अब जैसे कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, वो जिस चीज को बनाता है उसके जो इनपुट्स आता है, अगर उसके इनपुट्स उसके पास आएगा ही नहीं तो बनेगा माल कैसे। अब उसके पास तो बोल रहा है, देखिए सर, हम मतलब मेरे ऐसे भी जानकार लोग हैं जो मुझे 17-18 में मिल के आए, मुझसे मिले, उनको मैंने गाइडेंस भी दिया, और उससे वो काम भी कर रहे हैं, तब भी उनको थोड़ी तकलीफ पड़ी है। जैसे वो क्या करते हैं कि जब भी कोई कहीं से सप्लाई आने वाला है, तो उसके पहले का पता नहीं है, तो उनसे कहते हैं कि आप पहले मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस, उसका फोटोग्राफ जिस पर जीएसटी नंबर लिखा हुआ वो फोटो भेजो मेरे को पहले तो। अच्छा। सेकंड, जब आपने वहां से माल सप्लाई किया, मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, तो जो ट्रक में लोड हो रहा है उसका फोटो एंड वीडियोग्राफी, हाँ। अलोंग विद द ड्राइवर, जिसके हाथ में ईबे बिल हो, इनवॉइस हो। क्या बात है, इतना करके, और फिर तुम चलो वहां से। तो उससे क्या होता है पता है आपको? चला, फिर रास्ते में क्या होता है कि मान लीजिए कि वो, जिसको आप बोलते हैं ना, वो वेवरेज, हाँ, कांटा पर्ची बोलते तो हैं। हर जगह तो फैक्ट्री में नहीं होता है, तो वहां पर खड़ा होगा, उसका वहाँ पेमेंट होगा, अगेन वहां पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ड्राइवर अपने हाथ में इनवॉइस और अपना वो ईबे बिल की कॉपी ले खड़ा, इवन के लाइसेंस भी ले खड़ा कि ये ड्राइवर है। अच्छा। उसे फोटो करवा के वीडियोग्राफी करवाते हैं। फिर जब माल उतरता है जो इसका बायर पे, सेम चीज रिपीट होता है, और सबका फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ एक सीडी में रख के फाइल में रखवाते हैं। क्या बात। तब भी एलिगेशन है कि आपने बोगस किया। क्यों? कि आपने जिसे लिया वो ठीक था, उसके पहले वाले का क्या, उसने गलत काम किया था। अच्छा। इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली फिर आपकी गलती है ऐसे केस में, जैसे आप जो एग्जांपल आपने दिया, तो जैसे आपने बताया ए तक तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो जेड और वाई है वहां से कुछ गलत हुआ है, तो वो उसका जो भी वो मेरे को भुगतना पड़ रहा है, जैसे आप मेरे को समझा रहे हैं। भुगतना पड़ तो रहा है। आप जब ऐसे केसेस, अभी तो जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी तक जीएसटी का ट्रिब्यूनल बना नहीं है, और हाई कोर्ट में ऐसे केसेस जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने ऐसा कोई जजमेंट दिया है जो सबके लिए सबको अप्लाई भी करता हूँ और व्यापारियों के लिए राहत की सांस देता हूँ? उन्होंने देखिए हाईकोर्ट में क्या है, हाईकोर्ट में जो भी जा रहे हैं केस वो अपील स्टेज के नहीं है, सब रिट में जा रहे हैं। ओके। क्योंकि वो कुछ केस को वो कन्वर्ट कर देते हैं बाद में, लेकिन ऐसा है नहीं। तो उससे क्या होता है, वो फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस बेसिस देख लेते हैं। अच्छा। लग रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति ने सब कुछ पेपर दिया है, इसे जाती हुई है या प्रोसीजर में मिस्टेक हुई है, तो स्टे लगा देते हैं। अच्छा। तो जनरल भी उन्होंने ये लिया हुआ है कि भाई, और ये जीएसटी एक्ट भी ऐसे ही बोलता है कि जो व्यक्ति क्रेडिट ले रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, उसके ऊपर बर्डन है ये प्रूफ कर देगा उसने सही लिया हुआ है। अच्छा। पूरी चैनल को प्रूव करना है? नहीं, वो जो उसने लिया हुआ है, जिससे लिया, हाँ, लिया वहां तक ही प्रूव करना। हाँ, तो हम जनरल लिटिगेशन में क्या करते हैं भाई, कि वह जितने चीज हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, एक सेक्शन 16(2) है, उसमें उसके वो 16(4) भी है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, या व्हाट आर द कंडीशंस। यस, गुड। जैसे कि भाई
सप्लाई होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, यू हैव रिसीव द गुड्स और सर्विस, सर्विस बिल आना चाहिए, एलआर कॉपी हो जाए वो उसमें लिखा नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा, इट इज नॉट ऑथेंटिकेट वो सेक्शन में नहीं लिखा क्योंकि हुआ, आजकल वो हम हाँ रखते हैं, वो मांगते हैं अलग से, जी एडिशनल है। मांगते हैं। आपने उसको विद इन 180 डेज पेमेंट कर देना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा हाँ, रिटर्न जो है टाइम लिमिट आपको भर देना चाहिए। फिर अभी एक नया रिटर्न आया GSI 2B, उसमें दिखना चाहिए। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं, वो फुलफिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सब निकालते हैं। देखिए सर, हमने इसको ऐसे पेमेंट किया है, ये इसका लेजर भी है, ये हमारा प्रूफ है, हमने डिजिटली पेमेंट किया हुआ है। ये सब जो हमारे फोटोग्राफ्स अगर है उसके पास, तो सिस्टम LR जितना भी चीज हो सकता है कि LR है तो ट्रक वाले को हमने पेमेंट किया हुआ है। जी किसी तो क्या होता है कि रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं, हाँ, टोल रोड तो उसका भी कि वहां से गाड़ी क्रॉस हुआ है देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हालांकि अभी ये अपलेट स्टेज में बहुत सारे केस नहीं निकले हैं, पर फिर भी ऐसे केसों में मैंने देखा है कि फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी ने इसको सोचकर कुछ को डिसमिस कर दिया, मतलब उनकी फेवर में ही दिया कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर ये मैंने आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे चेक पॉइंट दीजिए हमको, एक व्यापारी को ये सब चीजों से में उलझना नहीं पड़े, उसके लिए क्या क्या चेक पॉइंट रखने चाहिए, एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा। मैंने कुछ क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, देखिए शॉर्ट में आप समझा दीजिए। सबसे बड़ा प्रिकॉशंस क्या है ना, कि कभी भी जो लोग डूबियस कैरेक्टर के लोग उसे धंधा ही मत करो, बिजनेस मत करो, इतनी समझ होनी चाहिए सर। सही बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो गट वाली बात वो तो, क्योंकि आप भी किसी से व्यापार करते हैं, आपको पता है इसको है ना उधार में माल देना कि नहीं देने का है, सही है, ये यहाँ से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो वो करना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है, ये 2017 में भले हम लोग इनोसेंट थे, पर जब अब गंगा में इतना पानी बह गया, 8 साल हो गया है, तो जो भी केस लॉ देख रहे हैं, तो हमको और भी थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। ऐसा हो तो भाई उसको जज कर लो, बढ़िया से जाके मिल लो भाई, हाँ, क्या है, तुम माल कहाँ से लाते हो, तुमने उसको चेक किया हुआ है, बातचीत में फोन से कर सकते हैं करके। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि जो सिस्टम पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी आप कर सकते हैं जितने भी। और ये चीज ऐसा नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने आज लिया और आज ही केस बुक हो जाएगा, वो तो 2 साल 3 साल के बाद भी नहीं कर सकता भी आता है। तो फाइल के अंदर में आप जो भी बाद में फिर क्या होता है, सर LR की कॉपी नहीं मिल रही है, वो तो हमारा जो लेजर है वो कहीं और है, नहीं मिलता है, तो सबको उसमें आप लगा के रखिए, प्रिकॉशन आपके लिए है। देखिए कोई चीज लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी एक्स्ट्रा तो होना चाहिए ना अपने को भाई करने के लिए, सही है, तो उसको लगा के फाइल में रखना चाहिए। तो वैसे में क्या हुआ, कोई भी ऑफिसर जो आपके चेकिंग के लिए आएगा या उसको शंका होगी ना, तो उसको लगेगा कि इतना किया मतलब ये आदमी है जेन्युइन, हाँ, उसको ऐसा लगेगा, पहले इंप्रेशन तो ये रहेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स उसने प्रॉपरली उसको रखे हुए फाइल किए हुए, तो प्राइम फेस ये लग नहीं रहा है, फिर भी उसको लगेगा तो उनके पास और ज्यादा टूल्स है चेक करने का, तो कर लेंगे। उसके बाद भी जो गलत अगर हो गया है तो थोड़ा बहुत फिर लिटिगेशन जाना पड़ता है, कभी कभी सिस्टम में व्यापार कर रहे हैं। सर लिटिगेशन कैसे होता है, माने कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है और इसकी प्रोसीजर क्या है, थोड़ा आप समझा दीजिए। सही, अच्छा, बढ़िया है ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि बहुत लोगों को पता होगा ऐसे। उसमें क्या है कि सर डिपार्टमेंट में देखिए ये चीज क्या है, चूंकि पूरा का पूरा चलता है रिटर्न पर ही जी, तो उसका एक असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट इज ए रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर उसमें कोई क्वेरी आ गई पूछाएगी ना, तो ये इशू है, ASMT 10 बोलते हैं फॉर्म है, वो इशू हो जाता है, आपको इसका जवाब देने का है। अगर लग रहा है कि नहीं उसके समझ में जो भी मन में शंका थी वो आपने ठीक कर दी, बता दिया ऐसा ऐसा लिखे ना, तो आपका ऑर्डर इशू हो जाएगा, ठीक है, अब कोई इसमें मतलब डिस्क्रिपेंसी नहीं है। एक तो ये मतलब यहाँ से शुरू हुआ असेसमेंट बेस्ड जिसको बोलते हैं। एक दूसरा होता है प्रिवेंटिव बेस्ड, जिसमें कि किसी से गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इनपुट है कि पर्टिकुलर जो टैक्स पेयर है उसके यहाँ कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है यहाँ उसके वहाँ, अच्छा, उसका इंटेलिजेंस है, राइट, तो वो वहाँ सर्च करने जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर सर्च होता है, तो बराबर एलोंग विथ सर्च वारंट लेके जो ज्वाइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर देते हैं। अच्छा, फिर वहाँ जाकर जो रेट में होता है वो जितने भी चीज़ों को पूछेंगे, ड्रॉर जो भी है, मतलब लग रहा है कि यहाँ कुछ ड्यूबियस रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो सब लेके जाएंगे और उसका स्क्रूटनी करेंगे उसका, अच्छा, कहाँ पर क्या हुआ, उसके बेसिस पर भी एक शोकॉज नोटिस बनती है, अच्छा, कि आपने ये किया हुआ है, बराबर है। एंड थर्ड इज ऑडिट बेस्ड। एक सिस्टम ऐसा है कि जैसे कि बहुत लोग ऑडिट तो CA लोग करते हैं, ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी ऑडिट करने आते हैं, अच्छा, उनका एक अलग मैनुअल है, और सेंट्रल में तो उसके लिए एक डिफरेंट ऑडिट कमिश्नरेट होता है हर 2 या 3 कमिश्नरेट के ऊपर में। अच्छा, जैसे आप यहाँ गांधीधाम में अगर हैं तो गांधीधाम, भावनगर, राजकोट के लिए
राजकोट में एक ऑडिट कमिश्नरेट है, अच्छा, पूरा अलग डिवीजन ही बना हुआ है अलग से मतलब सेंट्रल में कमिश्नर रैंक कम- ऑफिसर बैठता है, वहाँ 1 या 2 एडिशनल कमिश्नर होते हैं, ऑडिट के। 7-8 असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, 20 से 25 सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं। अच्छा, तो वो लोग क्या है, वो लोग फिर आपसे एक एसएससी प्रोफाइल मंगाते हैं, एक प्रोफाइल फॉर्मेट है, जी, आप उसको वो भर के पूरा देगा अच्छा, कि भाई क्या बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट टैक्स कितना लिया था, वो पिछले बार कितना कैसे भरा था, जो भी वो सब करने के लिए उससे वो जजमेंट लेते हैं अपना अच्छा, कि इसमें कुछ है गड़बड़। उसके बाद वो आपके यहाँ ऑडिट प्लान या ऑडिट प्रोग्राम बना के आपके ऑडिट करने आते हैं, उस पर कुछ मिस्टेक निकलेगी बिल्कुल, तो फिर अगेन एसओ पर नोटिस। क्या बात है। तो एक क्या हुआ ऐसा, एक रिकॉर्ड बेस जिसमें आपका और डिपार्टमेंट ऑफिसर का इंटरफेस नहीं हुआ पहले स्टेज पर। जी, प्रिवेंटिव में क्या होता है, सरप्राइज एलिमेंट है, आपको अच्छा, पता नहीं है और वो आगे बिल्कुल, चेक करके वो आ जाएंगे। जाते हैं, और ऑडिट में क्या है, वो आपको इंटीमेट करेंगे पहले बराबर है, कि ऐसा ऐसा ऑडिट में उनका एक सिस्टम है, किसका पहले करना है, कितने पीरियड के बाद करने का है। बराबर है। तो छोटा होता है तो बोलते हैं ऑफिस में रिकॉर्ड्स लेके आप आ जाइए, अच्छा, वही चेक कर मंगवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, या अगर सॉफ्ट में है तब भी। और बराबर, बड़ा होता है तो विजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या हो रहा है। इन 3 चीज़ों से ही मतलब जो भी लिटिगेशन शुरू होता है। अच्छा। सर, आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात की, सीजीएसटी क्या की और एसजीएसटी की दोनों ऑफिस अलग-अलग होती है, दोनों जी। का सेटअप भी अलग-अलग है। ये ज़रूरी है दोनों को अलग-अलग रखना? नहीं, अब जैसे आपको मैंने पहले बताया ना कि चूंकि वो ऐसा ही जब जीएसटी लाया गया तो ये तय हुआ था ना, हुँ, जो हाँ, माने फेडरल स्ट्रक्चर के चलते हैं, बराबर स्टेट है। टैक्स की पावर होने जी, चाहिए, जी, 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 इसलिए जरूरी है। अच्छा, और चूंकि अब वो संविधान में संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट है, हुँ, तो उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, ये जी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है अभी। सही है, तो वो तो उसको ऐसा मांग के चलना है, वो हुँ, चेंज नहीं हो पाएगा बराबर, जब तक बहुत बड़ा चेंज नहीं आए, रीराइट कर दे पूरा का राइट, पूरा। राइट। तो इसमें ये हो सकता है दोनों सेटअप अलग-अलग है, उसके हिसाब से कंप्लायंस बढ़ जाते होंगे या फिर नहीं क्लाइंट की परेशानी बढ़ जाती हो व्यापारी नहीं, की? इसको देखा जाए ना कि एक्ट डिट्टो है दोनों के पास, कोई फर्क नहीं है। सेम है, हाँ, जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है वही स्टेट जीएसटी एक्ट है, गॉट सेक्शन इट, में भी आगे पीछे नहीं है इसलिए। ओके, पर तो क्या है कि सेंट्रल और स्टेट जो है ना, उसका पावर दोनों के पास है, सेंट्रल के पास भी है, स्टेट के पास भी है, अच्छा, पावर भी इक्वल है, ये इक्वल है दोनों को। कोई भी राइट, चीज आपको मैं कोई भी जाके प्रिवेंटिव में जा सकता है, अच्छा, कोई भी ऑडिट कर सकता है जिसको अलॉट होगा। राइट, असेसमेंट में तो क्या है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जिस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल में या स्टेट में, हाँ, वहां से ये काम होता है। राइट, लेकिन हाँ, जो आपने ये जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक और नई बात बताता हूँ आपको मैं। जी, आप दोनों डिपार्टमेंट का इतिहास देखा जाए तो दोनों के काम करने की पद्धति एकदम डिफरेंट थी। डिफरेंट है, यस, क्योंकि जो जो जीएसटी है अभी, वो ज्यादा गुड्स से डील कर रहे थे, सही है, गुड्स से डील कर रहे थे। सही है, और क्योंकि वो पावर ही था कि गुड्स के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल ऑफ गुड्स के एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन की पावर नहीं थी। नहीं, क्योंकि जो स्टेट जीएसटी में ज्यादातर ऑफिसर वेट से हाँ, आए थे या हाँ, सेल्स टैक्स से आए थे, जी और हाँ, सेंट्रल जीएसटी में जो भी सेटअप है उनके ऑफिसर मैंने देखा है कि मैक्सिमम एक्साइज, कस्टम्स और सर्विस सर्विस टैक्स टैक्स है, नहीं होता है। तो उनका माइंडसेट थोड़ा अलग है। पूरा अलग तो है, भैया ये जो मैं बताऊं, अगर आपने भले ये एक्ट वन नेशन वन टैक्स हुआ है, बट दे आर टू डिफरेंट माइंडसेट, ये सच है, इससे मैं एग्री करता हूँ पूरे क्या तौर पे। बात है। साथ सर 2017 से 2025 7 साल खत्म होने को आए जीएसटी में, इस 7 साल को समराइज करना हो आप कैसे करोगे? देखिए, जब शुरू में जीएसटी आया तो सबके लिए वो एक था कि नई चीज़ है, तो वेलकम, सबका मोड था वेलकम मोड का, कि भाई चलो अच्छी बात आ रही है, क्योंकि उसके जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थे वो भी गवर्नमेंट ने सबको समझाए थे। तो कोई भी चीज़ थ्योरी में जब होता है तो क्या लगता है कि ये हो रहा है तो अच्छाई के लिए हो रहा है, जी, जब धीमे धीमे आगे बढ़ने लगता है तो मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ समस्याएं होती हैं। दूसरा क्या था कि ये टैक्सेशन सिस्टम को पूरा का पूरा ये लोगों ने किया कि पोर्टल बेस्ड होगा, मतलब कि राइट, ये कॉमन एक पोर्टल सेंट्रल पोर्टल जिसमें बनेगा, जीएसटी इन पे चलेगा, जी, वो जी, पूरा पोर्टल बेस्ड होगा। जी, तो उससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे व्यापारी लोग थे, ये खासकर छोटे छोटे गांव में, हम आप बड़े शहर में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता है, अब उसके यहाँ इंटरनेट की सुविधा ही नहीं थी, तो बिल्कुल, कहाँ से वो काम करेगा। ईबे बिल निकालना है मान लीजिए, तो ईबे बिल भी सब तो निकलता है इंटरनेट के थ्रू से ही, बिल्कुल, पोर्टल पे ही निकलता है सब कुछ। नॉलेज नहीं होना, पोर्टल काम करेगा इंग्लिश में, राइट, हाँ, हर वो कोई तो उसका तो भाषा जो है मशीन की हाँ, भाषा तो अंग्रेजी ही दी इंग्लिश हुई ही रहेगी, हर कोई दी हुई इंग्लिश में वो तो फिर भी लोगों ने उसको काफ़ी मेहनत किया इसे अडेप्ट करने के लिए। तो 2017 की जुलाई से लेके ना तो 18 अक्टूबर तक तो दोनों के लिए, मतलब टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो सरकार क्या कि नी जर्क रिएक्शन पर थी, जैसे आपने बोला साहब ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहेगा, 3 रिटर्न फाइल ही नहीं होगा, तो ठीक है छोटा रिटर्न 3B।
रिटर्न जीएसटी 2 था जिसके साथ मैचिंग करने का था, अबेयंस छोड़ दो, नहीं चाहिए हमें, इस तरह से बोलते हैं, छोटे मोटे स्टेप लिए गए, Notification ये का। कर देते हैं, इसको जी। ऐसा डील कर देते हैं, कोई बात नहीं, रिटर्न फाइल करने में तुम 3 महीने के बाद रिटर्न फाइल करो तो चलेगा। ऐसा करते करते वो 2019 तक पहुंच गए। फिर लोगों को लगा कि नहीं अब इसको ठीक से काम करना पड़ेगा, तो बीच में आ गया कोविड पीरियड। अब कोविड पीरियड में क्या हो गया कि एकदम अलूफ हो गया हर व्यक्ति, अपने धंधे से भी और सरकार के साथ मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी हो गया। दूसरा क्या, ये फेसलेस है, आपको जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, जब तक कि आपको वो चाहिए आपके यहाँ कोई आ जाए प्रिवेंटिव रेड में, ऑडिट में आ जाए, या फिर आपको समझ से बुलाया गया हो, राइट। या आप अपील में जा रहे हैं तो आपको पर्सनल हियरिंग दी गई है, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकता था अभी, तो उस समय तो पॉसिबल ये बीच में बड़ा गैप हुआ। फिर भी गवर्नमेंट ने, लेकिन एक चीज़ मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि गवर्नमेंट ने इसमें तुरंत रिएक्शन आप ही दिया, क्विक रिस्पॉन्स जो बोलते हैं उसको आप, कि जैसे जैसे उसको फीडबैक मिला, शुरुआत की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छा। उनको ऐसा लगने लगा। जब कोरोना खत्म हो गया या बोलो ना, इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे लोग इसके अंदर में प्रवेश कर गए, जिसको आप अभी बोला बोगस बिलिंग वाला, जी जी, जो बोलते हैं एक मछली सारा तालाब को गंदा करती है। सही तो गवर्नमेंट का पूरी की पूरी मशीनरी और जो भी चेंजेज आ रहे हैं ना, वो लगता है कि ये सारे के सारे फेक सिस्टम के मतलब चेन में है, उसको पकड़ने में, उनको रोकने में उनका समय सारी मशीन निकलेगा। इस मशीनरी कारण से उसके- माइंडसेट भी चेंज हो गया। जो शुरू में एजुकेटिव था, एडेप्टिव था, सिंपैथेटिक था, वो अब खत्म हो गया लोग धीमे करते करते। अब क्या आ गया, अब फाइटिंग मोड में आ गए। अब हर टैक्स पेयर को शंका या संशय की दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं ये गलत कर रहा होगा, तो ऐसे ही इसी बोलते हैं वो बिलोरी कांच लेने जो माने, हाँ, माने वो ऐसा, हाँ, हर एक व्यापारी को अंडर मैग्नीफाइड ऐसा रहेगा। किया जाता दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या क्या है कि लॉ है, मतलब जीएसटी काउंसिल ने या जिन एक्सपर्ट ने बनाया, वो तो सेक्शन है, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, उसको उस मशीन मतलब जीएसटी पोर्टल के साथ उसको सिंक्रोनाइज करना ये बहुत बड़ी चैलेंज है। सही है। कोई जो आप सोच रहे हैं उसके एक्सेप्शंस होंगे तो वो कहाँ लगेगा, ये चीज़ हो रहे हैं। इस कारण से क्या होगा, बहुत लोग को उससे भूल हो गई, गलती हो गई, जिसके लिए उनको नोटिस मिल रही है। जैसे वो बताऊँ, अभी उदाहरण मैं बताऊँ आपको कि ये पिछले 11 तारीख को है कि किसी कारण से वो जो नेट जीएसटी का नेटवर्क था, हाँ, पोर्टल था, वो बड़ा धीमे चल रहा था, स्लो था। तो बहुत लोग क्या फाइल नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने अगर 5 मिनट की देरी की रात को, डेट चेंज हो गया, तो हो गया कि आपने टाइम पर रिटर्न तो फाइल नहीं किया। ये चीज तो होता ही होता है। जी जी जी, इस समय जीएसटी पोर्टल में अभी भी काफी चेंज की जरूरत है जहाँ, अच्छा, पर वो क्या होगा, वो तो देखिए इट्स इवॉल्विंग लॉ, ये सेटल्ड लॉ नहीं है। जैसे सेंट्रल एक्साइज था, कस्टम्स है, सर्विस टैक्स, ऑलमोस्ट इट वाज सेटल्ड लॉ, मतलब उसमें सब कुछ हो गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट आ गए। जो तीसरी बड़ी समस्या रही, ट्रिब्यूनल का नहीं बनना जीएसटी का। अच्छा, अब क्या हुआ कि किसी को अगर लग रहा है तो ट्रिब्यूनल में क्या होगा, 2 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, तो एक बड़ा व्यू लेते हैं, गार्जियन वाला व्यू लेते हैं कि इसे ऐसा हुआ तो कैसे कहा जाए। सही। वो पूरा का पूरा गैप है। मुझे समझ नहीं पड़ता कि 7 साल में ये जीएसटी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर पाए। पेपर पे किया उन्होंने, रूल्स 2 दिन पहले निकाले हैं, जी जी, ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज भी निकाली थी, कुछ इंटरव्यूज भी किए, उनका अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, होगा, सुनते सुनते भी टाइम लग रहा है। तो इस कारण से क्या है, कोई जो बोलता है परफेक्ट रूलिंग ऑन मेरिट्स नहीं आता है, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में, रिट, वो भी बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, यस, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, Time सब तो पहुंच नहीं पाते हैं। करेक्ट, और रिट में क्या होता है कि आपको एकदम पॉइंट टू सब्जेक्ट, मतलब सिचुएशन देखे कि ठीक इसके साथ जाती हो ये, ठीक है तुम्हारा स्टे है, ये तुमको राहत दे देंगे। उस पर मेरिट्स डिसाइड बहुत कम होता है, जो पूरे सिस्टम से जाके करने वाली Correct. बात है, वो सब पड़े रहते हैं। उसके बाद स्टे हो गया, वो पड़ा हुआ है वहाँ पर। अच्छा, तो इस कारण से क्या हो गया कि एक कैश जैसा हो गया अभी जब ट्रिब्यूनल बनेगा। तो मैं ऐसा ही देख रहा हूँ अभी कि नो डाउट सरकार ने शुरू में बहुत अच्छा प्रोएक्टिव रूल किया था, रोज एवरी डे सर्कुलर नोटिफिकेशन निकालना, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी, अब हर दिन, अभी आप बात करके उठे हैं कि मान दूसरा सर्कुलर आ गया, नई बात आ गई, उससे व्यापारी तक तो हर एक नोटिफिकेशन तो पहुंचेगा नहीं, और पहुंचेगा भी तो उसको कैसे वो जस्टिफाई करेगा, अपडेट होना, उस चीज को अपडेट होना, समझना। अगेन हियर टू गो टू हिज कंसल्टेंट प्रोफेसर, जी, सीए एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। सही तो है, ये सब पूरे जर्नी में देख रहा हूँ। नो डाउट गवर्नमेंट मेहनत कर रही है। जो जीएसटी पोर्टल अगर मैं 17-18 में कहूँ कि 25% 30% एक्यूरेसी पे था, इट्स मोर देन 80% अभी एक्यूरेसी पे चल रहा है। अच्छा, अच्छा। तो साथ सर, आप राजकोट के लीडिंग लिटिगेशन कंसल्टेंट है जहाँ तक मेरी जानकारी है। सर, आपके करियर में ऐसे कोई केसेस जो आप हमसे डिस्कस करना चाहें, जिसमें आपको लिटिगेशन से ऐसे भी रिजल्ट मिले हो जिससे आपको संतोष भी हो, और कुछ ऐसे सिस्टम के हिसाब से अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पाया हो, ऐसे कोई केसेस अगर आप आपसे डिस्कस करना पाए?
या इससे जुड़ी कोई बात हाँ कर नहीं जी, सही जी, सही कर बात है। सकते देखिए हैं उसमें क्या है, ये बात आपकी सही है कि मैं थोड़ा लिटिगेशन में हूँ, जी तो मैं तो क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि सबसे लीडिंग मैं ही हूँ। सही बात ये है मैं नहीं आप कह सकता। मैं नहीं समझ ठीक रहा है, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, वो बात सही है। लेकिन हाँ, ये देखिए क्या, चूंकि मेरा एक साथ मेरा एडवांटेज भी है कि मैं डिपार्टमेंट में काम किया हूँ पहले। 20 ईयर्स मैंने काम किया है डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट जी में, जी जी इसी टैक्सेशन वाले में ही काम किया है। तो उससे क्या, उधर की मजबूरी मुझे थोड़ी समझ पड़ती है, क्या है क्या नहीं है। सही और है दूसरा प्लस पॉइंट क्या होता है कि मुझे पता है कि मुझे कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि उनके माइंड सेट में सेट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। एग्जैक्टली वो एक एडवांटेज है मेरे लिए। यस यस जी। तो इन सबको देख के मैं बताता हूँ कि देखा जाए कि चूंकि ये मशीन बेस्ड है, तो होता क्या है जनरली कि कोई भी किसी को नोटिस निकली, अब होगा क्या, वो चढ़ेगा जीएसटी पोर्टल पर और उसी से लिंक एक ईमेल आता है। बिल्कुल ऑटोमेटेड मैं मानता हूँ, आई विल नॉट से द परसेंटेज, मैक्सिमम लोग जो है ना, वो जो पोर्टल का जो ईमेल आईडी है ना, वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंसल्टेंट या उसके जो उसका नेताजी वर्ड बोलते हैं, उनका दे के रखते हैं। अब उसके पास आपके अलावा 50-100 क्लाइंट और भी हैं। तो अगर वो वक्ता ऐसा सिस्टम में है, ऐसे व्यक्ति कि वो हर मेल को फॉलो कर रहा है एवरी डे, या जीएसटी पोर्टल पर जाकर रोज चेक कर रहा है, तो सिस्टम सही है। और अगर नहीं हुआ तो आप तो चूक गए। सही है मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि ऑर्डर निकल गया अरे और रिकवरी के नोटिस भी आ गई, तब तक बैंक का अकाउंट जब फ्रीज हो गया तो बोले क्यों हो गया, बैंक में गए, बोले आपका तो नोटिस निकला था और आपका सो कुछ भी निकला, उसके बाद फिर आपका ऑर्डर भी निकल गया DRC-07, आपने कुछ किया ही नहीं। फिर ही विल गो टू द ऑफिसर, तो बोलेगा आपको तो देखिए पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, ये तो उसको पता मेल ही भी गया हुआ है। ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं आजकल। अच्छा यहाँ पर अब उसमें क्या होता है कि अब सिस्टम में ऐसा है कि जीएसटी में अगर जो फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है, उसके पास अपील करने का जो टाइम पीरियड सरकार ने वो 3 मंथ्स है, प्लस 1 मंथ दिया हुआ है। कुछ ऐसा कोई रीजन है जो कि आपके बियॉन्ड कंट्रोल था, जी तो ऑफिसर उसको कंडोन कर सकता है, मतलब 3+1 है, उसके बियॉन्ड उसको पावर ही नहीं उसको कंडोन करने का। अगर आप 4 महीना निकल गए, यू आर नो वेयर रिकवरी, वो जितने भी वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे आपका, अच्छा आप कोई धंधा नहीं कर पाएंगे। अच्छा उसके अलावा फिर क्या है कि वो एक सेक्शन है उसके अंदर में कि जो इन्वोक करके वो आपके जितने भी जहाँ से आपको पैसा आना है, अब वहाँ से डायरेक्टली पैसा ले सकते हैं। क्या बात है। तो वो उसमें बेचारे को बहुत तकलीफ हो जाती है। उसमें हमें भी कुछ कहना में, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कंप्लायंस में नहीं हूँ, मेरे पास ईमेल नहीं आता है। जी जी लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, खासकर जितने भी बिजनेसमैन में और प्रोफेशनल्स को भी ना, कि इसमें थोड़ा मेटिकुलसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी की आप कहें तो जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। अब किसी को बोले कि तुमको 3 करोड़ का भरना पड़ेगा, जो वो सही है, पर जस्ट बिकॉज ही मिस द बस, वो मेल देख नहीं पाया, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। शुरू शुरू में क्या, अब ये चीज़ नहीं है इसलिए इसका कोई मतलब है वो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, खासकर सेंट्रल अथॉरिटी में देखा है कि ऑर्डर इशू हो जाता है, फिजिकल कॉपी सर्व हो जाता है, तो पोर्टल पर वो अपलोड नहीं होता है। अच्छा अब ये सिस्टम इसका ऐसा है मशीन का, पोर्टल का, अगर आपको अपील फाइल करनी है तो जहां ऑर्डर लगा है उसको क्लिक करके ही आपके पास फिर वो रास्ता खुलेगा विंडो उसका। तो जब तक वो नहीं लोड होगा आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप अपील उस पर नहीं लोड करेंगे, इसमें सिस्टम है प्री डिपॉजिट करने का, जैसे अगर अपील फाइल करनी होती है तो सर्टेन अमाउंट आपको 10% जो डिस्प्यूटेड है उसको भरना, वो आप भर नहीं सकते हैं। अच्छा अब आपने तो क्या करेगा, दौड़ के बंदा ऐसा कुछ भी हुआ तो फिजिकल अपील फाइल कर दिया जाके उसने, तो फिर स्कूटी निकलती है कि आपने क्यों फिजिकल फाइल किया, हाँ, आपको तो पोर्टल पर करना था, उसके बाद लाना, तो हम आप क्यों नहीं आपका हम रिजेक्ट कर दें। अब ये कोई समझने को तैयार नहीं है कि इस पोर्टल पर लेट से आप लोड हुआ था, उस पर डेट नहीं दिखता है लोड होने का। वहां तक मैं वेट 1-2 बार ऐसा हुआ है कि हमने जब लिटिगेशन में गए, हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये फाइल ही नहीं हुआ है, 3 मंथ निकल गए हैं, फिजिकल देने हैं, वो खोल के दिखाओ, खोला तो दिख रहा है कि चढ़ा हुआ है, 1 दिन पहले चढ़ गया था उसके ऊपर में पोर्टल पर। तो अच्छा तो ये एक समस्या है। उसके अलावा और भी चीज़ समस्याएं हैं, लेकिन इसमें मैं खास कहना चाहूँगा जो बिजनेस में है कि बड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को, क्योंकि ये अगर आप चूक जाते हैं, एकदम आप जेन्युइन है, मान लीजिए आपने टैक्स सही ही भरा हुआ है, तो चूंकि आपका अपील पीरियड खत्म हो गया, तो आपको तो फिर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भरना ही पड़ जाता है। अच्छा, माने आपको जो भी जीएसटी से जो भी मेल या नोटिफिकेशन आते हैं उसको डे टू डे उसको देखना जरूरी है। इसमें मैं ऐसा कहूँगा, देखिए कि इसको ऐसे समझा जाए कि ये जो अगर हम एक 18% मोटा मोटी जिसको पकड़े अगर टैक्स रेट है, तो क्या है जो भी आपकी जो गवर्नमेंट है ना,
वो आपका उसकी उतने अमाउंट का पार्टनर हो गए। प्रॉफिट में नहीं, टर्नओवर में। यस, टर्नओवर में। हाँ, तो फिर जो 18% के ये मेजर पार्टनर, तो आपकी जवाबदारी बनती है कि उसके साथ उसको ख्याल रखे। उसको कुछ हो सकता है कि सब काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो रिटर्न सही से भरिए, जो भी चीज हो ऐसा करते रहना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर कुछ रिफॉर्म्स आपसे मैं समझना चाहूंगा। आप माने आप ऐसे कोई हमारे व्यूअर्स को ऐसे कोई या माने जीएसटी जुड़े कुछ रिफॉर्म्स आप देख रहे हो ये होना चाहिए, ऐसी कोई चीजें, इसमें अपन लिटिगेशन की लिमिटेशन नहीं रखेंगे, ओवरऑल जीएसटी में आप क्या क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, इसमें ये मेरा व्यू होगा, क्योंकि बिल्कुल आपका व्यू, सरकार जो है वो कैसे उसको डील करेगी या संभव है कि नहीं संभव, उतना विजन मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे जीएसटी काउंसिल बना है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस जो होते हैं, वो दो वहाँ उसके वो चेयरमैन होती है, जो बाकी हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उसके डिफेक्टिव मेंबर होते हैं जीएसटी काउंसिल में। अच्छा, मेरे ख्याल से तो वो तो क्या, वो तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी हो गई, जो कि ये जीएसटी कैसे चलेगा, क्या टैक्स होगा, क्या रेट होगा, किस पर लगेगा किस पर नहीं लगेगा, वो तय करती है। पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऐसे ही बनाना चाहिए, जैसे कि सेंट्रल में है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स करके, वो पूरे इंडिया में जितने भी सेंट्रल के हैं वो सबको गवर्न करती है। तो उनके पास एक फीडबैक आता है, वो जो भी सर्कुलर निकालती है वो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली लागू पड़ जाता है उस चीज़ को। अब स्टेट में क्या है कि हर स्टेट का अलग अलग है जी। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई अगर बॉडी बना जाए, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि वो नहीं बन सकता, मानता हूँ, जिसमें अगेन फिर कि जो भी हो, मान लो कि जो जितने स्टेट के जो स्टेट कमिश्नर्स हैं या जो इमीडिएट में कहीं स्पेशल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर होते हैं, उनको वहाँ जाके एटलीस्ट क्वार्टर में एक बार मिले और मालूम पड़े तो एक दूसरे स्टेट में क्या समस्या आ रही है वो से होगा, तो उनका व्यू भी ब्रॉड होगा। और फिर सेंट्रल के भी व्यक्ति बैठे कि देखो, क्योंकि जितने भी मैं बताऊँ जो तकलीफें पड़ती है, सेंट्रल का सर्कुलर बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा, स्टेट का सर्कुलर निकलता ही नहीं कभी कभी। अच्छा, और ऐसा कभी कभी मैंने देखा, ऐसा नहीं कि अब सुधर गए हैं सब काफी के लोग काफी में। अच्छा, क्योंकि कभी कोई ऑफिसर बोलते हैं कि सेंट्रल का सर्कुलर हमको लागू नहीं पड़ता। अच्छा, अब है तो जीएसटी एक्ट के अंदर का ये चीज है और वो उसके कंसर्न का चीज है। फिर हाईकोर्ट बोलते हैं क्यों लागू नहीं पड़ता भाई आपको, तो बोलते हैं हाँ लागू पड़ता है, तो वो मान लेते हैं। तो ऐसा एक बॉडी बनाई जाए, पहली बात है कि गवर्निंग बॉडी में सब लोग बैठे हों। दूसरा, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में जो जनरली आईएएस आईपीएस होते हैं, वो एक सेंट्रल पूल पे जाते हैं डेपुटेशन पर। जी जी, रेगुलर दो दे आर नोन एज ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को के डिस्पोजल पर रखते हैं, उनके ऊपर जाते हैं। तो ऐसा ही इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए कि जितने सेंट्रल के ऑफिसर्स भी हैं ना, उनको भी कि इसमें से 10 या 20% जो रहेंगे ना, वो एक कॉमन पूल बजाएंगे जिसको दूसरे से स्टेट में भेजा जाएगा, जो स्टेट का ऑफिस। तो क्या होता है वो चीज एक दूसरे का, स्टेट का ऑफिसर्स लोकल, क्योंकि गुजरात स्टेट का ऑफिसर को आप पंजाब भेजेंगे तो उसको पसंद नहीं पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है सीनियर, वो उनका ऑल इंडिया ट्रांसफर हो ही रहा है, दे नो इट। यस, तो उनको स्टेट में ही कि मान लीजिए कोई सूरत में या अहमदाबाद बड़ौदा में स्टेट जीएसटी का ऑफिसर्स हैं, उनको भी कुछ खुद बना के 10% 15% को उसको सेंट्रल में जिससे ट्रांसफर होता है वहाँ भेजना चाहिए समय में। सही बात है। सर, एक बिजनेसमैन कंसल्टेंट तो रखता है और जो सीए होता है वो सारे उसके जो भी टैक्स कंप्लायंसेस है उसको मैनेज भी करता है, लेकिन उसके अलावा एक बिजनेसमैन को क्या क्या ऐसे प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे कि वो जो टैक्स कंप्लायंस से बच पाए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि अपने अपना काम जो है किसी प्रोफेशनल को दिया हुआ है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो कॉम्पिटेंट है नहीं कॉम्पिटेंट है, वो बात की बात है, उसके बावजूद भी उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। आपका जो बिजनेस है वो आपको ज़्यादा समझ पड़ता है, राइट। छोटी मोटी, जैसे हमने पहले बात किया कि छोटी मोटी मिस्टेक से भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके लिए तो मैं बताऊंगा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है क्या है। पहली बात तो क्या है, सेकेंडली क्या होता है ना कि जो टैक्स का जो कंसल्टेंट होता है उसको वो भी रिटर्न भरेगा क्या, आपके इनपुट पे ही भरेगा। आपको पता है बिजनेस है ना, किसको माल दिया है, किसका इन्वाइस इशू हुआ है, वो तो क्रिएट करेगा नहीं वो चीज़ को, तो आपको पता है। इसलिए क्या होता है, रिटर्न से पहले क्या, अब तो ठीक है बहुत सारा ऑनलाइन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए हैं तो चलता है, तो उसमें एकदम सही चीज़ बताना चाहिए। कहीं डाउट हो तो पूछना चाहिए उसको भी। मेरा ये कहना है कि बिजनेसमैन को, जैसा मैंने पहले कहा, कि आपको पता है कि आपका एक 18% या 28% का एक पार्टनर आपके साथ है जी, तो उसको सेटिस्फाई करने के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसके लिए क्या है, सबसे पहली बात है कि भाई एक बार ऐसा ही हो
कम से कम मेल से या अपने कंसल्टेंट को लास्ट में 20 तारीख हो रहा है, 18 तारीख के आसपास फ़ोन कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद 22 तारीख को कि सब बराबर है, सब हमारा सब रिकॉर्ड आपके पास आ गया ना, जी 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 22 को सब भरा गया है ना। ऐसा नहीं होगा 2 महीने के बाद मालूम पड़ेगा साहब वो तो भूल गया था, भरा नहीं पाया। तो उससे क्या होगा, सामने वाले जो आपके कंसल्ट उसको लगता है कि ये एक जागृत बिजनेस है, अलग चीज़ है, इसको वो सही मिलता है। सही है। कोई भी चीज़ हो डबल चेक करने में कोई तकलीफ नहीं। दूसरा कि अगर जो सारे रिकॉर्ड्स इसके जो मेंटेन करने हैं जीएसटी के, वो तो आपके प्रेमिसेस में मेंटेन होंगे, आपके कंप्यूटर पे। तो जो भी कंपनी मान लो कि छोटा प्रोप्राइटर है तो रोज पूछ सकता है कि सब शाम तक का सब बराबर हो गया है ना, जो भी करना था लोड हो गया है, ई-वे बिल निकल गया है। पूछते रहने से क्या होता है कि जिस व्यक्ति को आपने काम डेलीगेट किया है ना, उसको लगता है अभी पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और कभी कभी क्या होता है, ट्रक निकल गया, फिर उसके बाद थोड़ा ई-वे बिल बनाना तो रह गया मेरा, तो फिर वो ई-वे बिल बनाता है, तब तक रास्ते में ट्रक पकड़ा गया है, तो आपका ट्रक सीज हो सकता है, सारे गुड्स सीज हो सकते हैं, बहुत बड़े नुकसान में आप जा सकते हैं। और एक निगेटिविटी भी आती है, आपका एक नंबर घटता है ना, भाई ये थोड़ा कंप्लाइंट है, बराबर इसका कंप्लायंस नहीं है, इस तरह की चीज़ हुई। अगर आप रिटर्न फाइल जितने भी रिकॉर्ड्स में, रिटर्न अलग चीज़ है, रिकॉर्ड्स हैं, उसका पूरा लिस्ट बना हुआ क्या क्या कर दें। मैंने देखा है अपने कि बहुत लोग ऐसा मिथ आ गया है कि वो सब निकल गया, जो एक्साइज में था और सर्विस टैक्स में था, अब तो कुछ नहीं है, बस खाली GSTR 1 भरना रहता है, 2B तो अपने आप आ जाएगा, 3B भरना है, फिर एनुअल रिटर्न भरने का है, बात हो गया पूरा। बाकी सब तो ऑनलाइन नहीं, जो लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में, जो से कॉलम बने हैं, अगर मेंटेन नहीं किए हैं तो आपको पेनल्टी हो सकती है। और ये इनवाइट करता है ऑफिसर्स को ये समझने के लिए या शंका के लिए, इसका काम सब बराबर नहीं है। अच्छा, तो वो आपको जो भी हो, आपको जो भी सिस्टम है, जितना बिजनेस है, डेली, वीकली, मंथली, जैसा भी हो, उसको आप एक बार चेक जरूर कीजिए। और मैं तो बोलता हूँ अगर बड़ी कंपनी है तो बुला के बोलो, तो मेरे से साइन ले लेकर भाई, सिस्टम बना के, भाई क्या तुमने कर लिया इतना दिन का। अच्छा, अब चेक मत कीजिए अंदर क्या है, वो तो आपने किसी को हायर किया हुआ है, मतलब आपके यहाँ कोई फाइनेंस मैनेजर है, GM टैक्सेशन है, दूसरी बात है, पर एज ए डायरेक्टर MD या ये पार्टनर है ना, जो भी हो, भाई बस वो बता तो दे, धीमे धीमे करके, तो क्या मेरे को समझा दे, आधा घंटा लगता है, ये चीज़ जरूर करना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर उसका मतलब जो बायर या सप्लायर है उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, उससे भी टच में रहो। ये गलती बहुत हो रही है, बहुत लोग होते हैं बिजनेसमैन से, बहुत गलती हो रही है। एक बार बिजनेस मैंने कट हो गया, फिर वो दोनों चीज के लिए फायदा है, परिचय रहता है। GST कंप्लाइंट भी बढ़िया चीज है और बिजनेस के लिए बढ़िया है। 2 साल बाद उनसे ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि भाई आप स्टेटमेंट दो, वो तो वो नहीं होगा, तो वो चलता नहीं, उसके साथ अच्छा बना के रखिए। और सेकेंडली बिजनेस भी मिलेगा ना, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो बोलेगा चलो अच्छा इंसान है, अपने रेगुलर बात करता है हमसे, ठीक है, आज नहीं तो कल आपको बिजनेस तो मिलता है। ये सब 2-3 छोटी छोटी चीजें अगर लोग करें ना, इतना ज्यादा उनको नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ। अरे तो पूछ लो क्या है ये चीज क्या है, इसमें क्यों चेंज है, हमारे कुछ है क्या, तो बता दो, ब्रीफ कर लो। अब सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। हाँ ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो डिस्कस कर लीजिए। करेक्ट सर। लिटिगेशन में मैक्सिमम केसेस आपके पास कैसे आते हैं, अगर इसको इन जनरलाइज समझना हो? देखिए अभी देखा जाए ना, शुरुआत में ज्यादा आप क्या मैं बताऊं, अगर 90% केस जो होते हैं वो डिस्प्यूट रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ज्यादा उसमें क्या कारण क्या है ना, क्योंकि मैं बोला इसकी आत्मा यही है GST की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कोई व्यक्ति, तो सरकार का भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी जो एक दिमाग लगा रहता है, वो क्या रहता है, अगर कोई व्यक्ति गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है तो क्या होगा, जितना ज्यादा वो गलत लेगा उतनी उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वहां पर वो कम हो जाएगी, कैसे भरने की, तो सरकार को उतना पैसा कम आएगा, नुकसान है। तो ज्यादा स्क्रूटनी में जो कर रहे हैं ना, उसी पे करते हैं वो, उसी का ज्यादा आता है। उसमें क्या हुआ है, वही कि मिसमैच है, कि वहां से जो इनवॉइस आया जितने रुपये का, या जिसका इनवॉइस आया उससे ज्यादा लेके बैठे हैं आप यहाँ पर, बराबर है। दूसरी बात क्या होती है, रिटर्न लेट से फाइल हुआ, या फिर एक सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है ब्लॉक क्रेडिट का, कि ITC ऐसा नहीं कि सब चीज की मिलती है, एक सेक्शन 17 विदिन ब्रैकेट 5 सब सेक्शन 5 करके उसमें लिस्ट है किसकी किसकी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो वो अगर आपने ले लिया है तो नहीं लेनी चाहिए, राइट। ले लिया तो गवर्नमेंट ना बोलेगी, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ इस्तेमाल किया आपने, कैसे किया, तो ये मैक्सिमम यही आ रहे हैं। उसके अलावा ये लिटिगेशन की, भाई किसी का जिसको बोले फेक क्रेडिट है, उस पर भी ITC आता है। कुछ कुछ केस ऐसे हैं जिसमें वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, या और किसी कंप्लायंस का प्रॉब्लम है, या क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, कि भाई
आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो HS कोड है, ये जो भी ए होगा, जिसमें 5% है, पर उनका कहना है कि नहीं, ये बी होगा, इसका 12% है। ऐसे केसेस भी होते हैं। अच्छा सर, ज्यादातर बिजनेस फेलर होने के जो भी रीजंस हम देखते हैं, उसमें मैक्सिमम रीजंस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ही है। एक व्यापारी फाइनेंशियली कैसे अपने आप को अपडेट रखे? और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ, अगर आदमी जीएसटी कंप्लायंस के प्रति इतना जागरूक नहीं है, तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो 2-3 साल अच्छा बिजनेस करते हैं, एकदम से कंप्लायंसेस खड़े हो जाते हैं और बिजनेस में इफेक्ट आ जाती है। तो पहले दिन से ही कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो वो अपने आप को कैसे तैयार करे कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ भी आगे बढ़े, और जो भी जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के जो भी कंप्लायंस है, या जो भी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो अपने के सीए के थ्रू उसको जो सबमिट करना है, उसमें परफेक्ट रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ब्रॉडर इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन है। बात सही है आपकी। देखिए, होता क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे आपने कहा कि बहुत लोग फेलियर हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि बिजनेस जनरली किस लिए कर रहा है कि अगर मेरे को बिजनेस अल्टीमेट प्रॉफिट लेने का है, पर वो जो प्रॉफिट है ना, वो उससे बिजनेस होना चाहिए। मतलब जो आपने जो बिजनेस एक्यूमेंट उसे होना चाहिए, न कि हम टैक्स न भरे हैं, हाँ, या ऐसा प्लानिंग करें कि हमको टैक्स, देखिए, अवॉइडेंस एंड इवेजन दोनों हो जाए। बिल्कुल। तो क्या अब चूंकि इंटरनेट आया, एवरीथिंग सब पकड़ में आ जाता है कहीं ना कहीं, लोग को लगता है कि नहीं कैसा आ जाता है, तो वो चीज़ करने का। सेकंड थिंग क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको बोलते हैं जी, वो जरूरी क्यों है? जिसको हम कभी कभी बोलते हैं कि हम कैसे सुबह उठ के सुबह जाते हैं वॉकिंग करने, या बोलते हैं कि नहीं थोड़ा ये शुगर कम खाओ, तेल कम खाओ, बिकॉज हमको फिजिकल फिटनेस चाहिए। जी। तो ये फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए आपके शरीर में, फाइनेंशियल फिटनेस भी कि जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इज द वर्ड, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपका पूरा, क्योंकि आज जो आप ये न्यू बना रहे हैं बेस, वो आगे आपको अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल में आप कहाँ रहेंगे उस पर रहेगा। जी। अब होता क्या है कि हर चीज में आंख मूंद कर, या अपने किसी पार्टनर पर, या पड़ोसी पर, या किसी ऐसे लोग को जिसका इसमें एक्सपर्टीज नहीं हो, मान लीजिए, उसका साथ नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट का सहायता दीजिए। अब एक्सपर्ट कौन अच्छा नहीं है, ये तो हमको जजमेंट लेना पड़ेगा। जी। ये बाजार में इतने लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? वो समझना तो काफी जरूरी है। सेकंड थिंग, अब मान लिया आपने लोन लिया है, तो पता है कि लोन लिया तो लोन वापस भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, रीपेमेंट तो है ही करना पड़ेगा। पर हम ये सोचे कि नहीं, कैसे इसको डिले कर दें, कुछ भी ऐसा करें कि वो समझा हुआ काम करेंगे, मान लीजिए, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आएगा विथ ग्रेटर लाइबिलिटी आएगा। बिल्कुल, वो आपके पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर देगा। जो टैक्स में बताया, उन्हीं में जीएसटी की बात करूंगा कि किसी को जो भी टर्नओवर है 4-5 साल के बाद पकड़ में आएगा, तो जितना उसने बिजनेस नहीं किया उतना तो उसको भरने का लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, उसमें भी इंटरेस्ट और पेनल्टी आ जाती है। तो ये चीज समस्या तो रहती है, इसीलिए थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। आंख बूंद पर किसी पे भरोसा मत कीजिए। आजकल तो बहुत सारे से आपको सब कुछ पढ़ने को मिलता है, वो एक तेजी से रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बिजनेस एक्यूमेंट को ही बढ़ाता है, स्किल को बढ़ाता है। फिर भी जो एकदम छोटे लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जिनको बेचारे को नहीं समझ पड़ रहा है कि कैसे करेगा, तो वो तो जानते हो, आपको मैं बताऊं, इसका में एक पैराडॉक्स भी है, वो जल्दी फेल भी नहीं होते। अच्छा, क्या बात है? सही में, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो अननोन व्यक्ति होता है ना, वो ज्यादा समझ उसके पास होती है, बहुत अलर्ट होता है, पहले से अलर्ट, क्योंकि उसको लगता है दिन से अलर्ट हो जाता है कि भणे नो गणे लो है, पाकू करे बद्दू क्या होता है कि नहीं था, तो वो करता है इस चीज में। तो फिर भी अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए वराना, तो उसको जो है वही किसी एक्सपर्ट के पास जाकर समझना चाहिए, उसे हिचकिए मत। बराबर है कि नहीं भाई साहब, वो क्यों जाए उसके पास, वो ऐसा बोल देगा, नहीं बोल देगा, नहीं, ऐसी बात है। डिस्कस कीजिए, घर परिवार में कोई अगर लग रहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो डिस्कस करें, तो ये चीज नहीं होगा। प्लानिंग सोचेंगे अगले 20 साल का कि हम कहाँ रहेंगे। सही बात है, विजन वही होना चाहिए। हाँ, मैंने अपने गुजराती में कही है खाली आंधळू धोखी ने धंधो ज નથી કરવાનો है। उसके साथ साथ माने आपको टैक्सेशन से भी अवेयर रहना जरूरी है। प्रसाद सर, आज आप हमारे लिए राजकोट से यहाँ पर आया है, मैं आपको काफी लंबे टाइम से चेस भी कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, पर्टिकुलर जो लिटिगेशन और जीएसटी के बारे में, आज हमारे दर्शकों को बताइए, और हम आशा रखते हैं कि आपकी जो भी बातें हैं वो हमारे व्यूअर्स को और वैल्यू देगी। जरूर, आपका भी और सब दर्शकों का भी धन्यवाद। थैंक यू।